हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 184 और इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जियान का ग्रुप एंटर करेगा पर्पल क्रिस्टल पैलेस में, जो ऑफ कोर्स इस पूरे रियून्स का टारगेट था। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि पिछले पार्ट का मेन फोकस हेवली किंग जिनशेंग की ट्रिबुलेशन थी। हमने उसे एज एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आपने अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं किया है तो हाँ, इसका मतलब ये है आगे फ्यूचर में जो स्टोरी आएगी उसमें आपके सजेशंस काउंट नहीं हो रहे होंगे। क्या चलो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ऐसे रिकैप करने कुछ खास है नहीं। जैसे पिछला पार्ट शुरू होता है, हेवली किंग जिनशेंग की ट्रिबुलेशन शुरू हो जाती है। जियान ने अपनी होली फ्लेम का यूज किया था ट्रिबुलेशन को कमजोर बनाने में, लेकिन अगर हेवली किंग जिनशेंग एक असली इंसान बनना चाहते थे तो उन्हें बिजलियों का सामना खुद करना होगा और ये प्रक्रिया होती है काफी दर्दनाक। इस ट्रिबुलेशन का जियान भी फायदा उठाता है और इसकी लाइटिंग को पपेट को ऑब्जर्व करवाता है, जिससे पपेट लाइफ और डेथ के ऑरे को रेडिएट करने लगा था। एंड में जाके मामला खत्म होता है, लेकिन जब जियान अपने ग्रुप से मिलने के लिए जा रहा था उसका रास्ता रोकने आते हैं वांगशे और गनी, जो सोलोमन सेक्ट और मिरर पॉइजन सेक्ट के डिसाइपल्स थे। लेकिन जियान को ऐसे मेन कैरेक्टर नहीं बना दिया गया। उसे पहले ही पता था कि दोनों उसका पीछा कर रहे हैं, इस वजह से दोनों रिएक्ट भी नहीं कर पाते और ये फंस जाते हैं जियान की फॉर्मेशन में, जहाँ वो इंटेंस हीट इनकी हवा टाइट कर देती है। तो यहाँ से शुरू करते हैं स्टोरी को। जियान की फ्लेम फॉर्मेशन में फंसे वांगशे और गनी मनी मन जियान को गालियां दे रहे होते हैं। वांगशे दांते मीस के बोलता है इस जियान की ऐसी हिम्मत कैसे हुई। गनी कड़वाहट भरा एक्सप्रेशन को लेकर अपने सिर को हिलाता है। वो कहते हैं बर्निंग इंसेंस पवेलियन में टॉप जीनियस कहलाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। नेचुरली उसके पास अपनी एबिलिटीज होंगी, लेकिन हमें भी इस फॉर्मेशन से बाहर निकले हुए फोकस करना है। वांगशे कहता है लेकिन मुझे फॉर्मेशन के बारे में कुछ खास पता नहीं है। अब जब दूसरी पार्टी को कुछ पता ना हो तो हम आराम से ज्ञान दे सकते हैं, और ऐसा ही कुछ गनी करता है। वो कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल के साथ बोलता है फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये कुछ इंडिपेंडेंट डोमेन्स होते हैं, जब तक हम इनके कोर तक पहुंच जाते हैं हम इस फॉर्मेशन से डील कर पाएंगे। वांगशे बोलता है फॉर्मेशन का कोर, लेकिन ये हमें मिलेगा कहाँ पे? ऑफ कोर्स इस चीज को ढूंढना था। गनी बोलता है चलो हम इसे लोकेट करते हैं। जैसे वो अपनी दोनों आंखें बंद करता है उसके शरीर से कुछ नीले रंग की रिपल्स फैलने लगती हैं। असल में जियान ने जिस फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था उसका नाम था डबल ड्रैगन फ्लेम फॉर्मेशन। इस टेक्निक को जियान को जुलाओ ने दिया था और एक 7 स्टार दूधी को फंसाने के लिए काफी होती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वांगशे और गनी को कुछ ही सेकंड में समझ में आने वाला था। जब ये दोनों फॉर्मेशन के कोर को ढूंढने में लगे होते हैं उनके सर के ऊपर फ्लेम कंडेंस होती है। अचानक से गनी की आंखें श्रिंक हो गई थी। वो पीछे हटके बोलता है ऊपर देखो। जब वांगशे को हॉट सेंसेशन फील होती है उसका चेहरा भी शॉक से भर जाता है क्योंकि इन्हें दिखाई देता है एक फ्लेम ड्रैगन जिसकी लाल आंखें दोनों को घूर रही थी। ये फ्लेम ड्रैगन कोई सिंपल फ्लेम से नहीं बना होता, बल्कि इसकी बॉडी बनी होती है तेज तरीके की फ्लेम से। एक तेज रोड के साथ वो फ्लेम ड्रैगन अपनी पूंछ को घुमाता है। रिलीज होती है एक स्कॉर्चिंग फायर वेव जिसका टारगेट वांगशे बना था। बैंक की आवाज के साथ हम उसे पीछे जाते हुए देखते हैं। हालांकि इस अटैक ने उसे कुछ खास चोट नहीं पहुंचाई होती, लेकिन तब भी उस जैसे एक्सपर्ट के लिए ह्यूमिलेटिंग था। वो अपने हाथ पे इकट्ठी करता लाइफ एनर्जी को, लेकिन जब उसका ध्यान आसमान पे गया था वो पाता है कि ड्रैगन का फिगर गायब हो गया है। जब इन दोनों को एहसास होता है कि वो ड्रैगन कहीं भी अपीयर हो सकता है, ये दोनों एकदम चिल फील करते हैं। वांगशे बोलता है फॉर्मेशन काफी पावरफुल है, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो ड्रैगन आया कहाँ से और अब वो गायब भी हो गया। इन दोनों के बीच में डिस्कशन चल ही रहा होता है तब इन्हें सुनाई देती है एक और रोर की आवाज। न जाने कहाँ से वो फायर ड्रैगन अपीयर हुआ था और अभी तेजी से वो इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। एक और बूम की आवाज के साथ हम इस और वांगशे और गनी दोनों को पीछे उड़ते हुए देखते हैं। गनी दांती मीस के बोलता है डैम इट जियान यू बैस्टर्ड, तू मेरे सामने क्यों नहीं आता है? क्या तेरी हमसे हेड ऑन फाइट करने की हिम्मत नहीं है? सीन गया था फॉर्मेशन के बाहर तो जियान बड़े आराम से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठा होता है। उसके सामने हवा में टिका हुआ था एक स्क्रोल। अगर ध्यान से देखा जाए तो गनी और वांगशे दोनों इसके अंदर थे। कुछ पावरफुल दो फॉर्मेशन मास्टर्स अपने दुश्मनों को स्क्रोल्स के अंदर सील कर सकते हैं। पीछे खड़ी यूरू बोलती है दोनों सोलोमन सेक्ट और वांडू सेक्ट के टॉप डिसाइपल्स हैं, इनसे डील करना इतना आसान नहीं होगा। ये सुन के म्यूइंग बॉय से कोड के बोलती तो कि जियान उन्हें संभाल नहीं पाएगा। ऑफ कोर्स इसका उत्तर यूरू के पास भी नहीं था। दोनों लड़कियां उस पर ट्रस्ट करना चूज करती हैं क्योंकि जब बात होती है फॉर्मेशन की वो जियान की हेल्प नहीं कर सकती थी। जब थोड़ी दूर खड़े टेंशन देखते हैं कि लड़कियां किस तरीके से जियान की वजह से चिंता कर रही हैं, वो अपने सिर को हिला के बोलते हैं इस बच्चे का फीमेल्स के साथ लक सच में अच्छा है। सीन फोकस करता है जियान की तरफ जो वो फ्लेम ड्रैगन वांगशे और गनी की 2-3 बार बैंड बजा देता है। जियान फाइनली स्माइल के साथ बोलता है चलो इस मैटर को जल्दी सेटल किया जाए। कुछ हैंड से इसको चेंज करती उसका फिगर गायब हो जाता है। वो फ्लेम फॉर्मेशन के अंदर अपीयर हुआ था। जियान को देखे गनी और वांगशे दोनों फूट पड़े थे। वांगशे चिल्ला के बोलता है तो तेरी अपना मुंह दिखाने की हिम्मत हो गई। बिना समय को बर्बाद करते हुए वांगशे अपने हाथ पे
डेडली पॉइजन को इकट्ठा करता है और इस स्ट्राइक को लॉन्च कर दिया था जियान की तरफ। जब जियान देखता है इस अटैक को अपनी तरफ बढ़ते हुए, उसके चेहरे पे बस स्माइल दिखाई देती है। हम अचानक से जियान की त्वचा को किसी फायर ड्रैगन के शेप को लेते हुए देखते हैं। फिर उसका आकार बदला था और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फ्लेम ड्रैगन में। ये ड्रैगन पिछले वाले से काफी बड़ा था। एक मॉन्स्टरस रोर की आवाज के साथ वो फ्लेम ड्रैगन अपने जबड़े को खोल के पूरे अटैक को निकल गया होता है। बात साफ होती है कि ये असली जियान नहीं था। कुछ पलों के बाद उसका फिगर अपीयर होता है ड्रैगन के बगल में। वो कहता है तुम लोग इतनी जल्दबाजी में क्यों। जैसे वो अपने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाता है, हवा में फ्लेम इकट्ठी हुई थी। जियान के साइड में अपीयर होता है एक और फ्लेम ड्रैगन। वो कहता है चलो एक और राउंड हो जाए। ऐसे सीन को देख के वांगशी का चेहरा फ्रस्ट्रेशन से भर गया था। वो दांती मीस के बोलता है डैम इट। जियान का हाथ ऊपर उठ गया था और किसी भी समय हमला हो सकता था। ये देखे गनी के पसीने छूट जाते हैं। वो जानता था कि जब तक वो फॉर्मेशन के अंदर है वो जियान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो तुरंत ही अपने हाथों को उठा के बोलता है रुको रुको जियान, मैंने माना कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। तुम सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक फॉर्मेशन मास्टर भी हो, और हम ये भी मानते हैं कि तुम्हारे पास जी हारून को मारने की सच में कैपेबिलिटी है। इस गनी को ग्रिड की तरह रंग बदलते हुए देख जियान स्माइल के साथ बोलता है ओ तो तुम कहना क्या चाह रहे हो। गनी अपने चेहरे पर रोने वाली स्माइल को लेके बोलता है क्यों ना हम एक डील करें, तुम साथ में काम करेंगे, तुम मूनलाइट फेरी की नेटेंस को ले लेना और हमारी टारगेट होगी वो 2 सोल। सुन के जियान कहता है ओह कॉर्पोरेशन, लेकिन तुम दोनों भेड़िए जो भेड़ की खाल में छिपने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे सच में इतना मूर्ख समझ रहे हो कि मैं छोटी सी चाल में फंस जाऊंगा। और तो जहाँ तक बात रही 2 सोल की, तो वो 2 स्पिरिट तुम्हारी कभी थी ही नहीं। जैसे ही गनी समझता है कि डील खराब हो गई है, वो चिल्ला के बोलता है अटैक अटैक। जब तक हम दोनों फायर ड्रैगन्स को हरा देते हैं ये फॉर्मेशन अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगी। अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को इकट्ठा करके गनी सीधा एक फायर ड्रैगन की तरफ शूट हो गया था। ये देख के जियान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है लगता है तुम्हें फॉर्मेशंस के बारे में सच में कुछ नहीं पता। अपनी 2 उंगलियों को आगे की तरफ करके वो कमांड देता है इन्हें जला दो। दोनों ड्रैगन रोर 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 करते हैं और टूट पड़ते हैं दूसरी पार्टी के ऊपर। इसी के साथ इंटेंस फाइट शुरू हो गई थी। बूम बूम की 2 आवाजों के साथ वांगशी और गनी की बॉडी में से लाइफ फोर्स इरप्ट हुई थी। ये लाइफ फोर्स होती है 8th रैंक की, जो बताती है कि इन्हें अपने सेक्ट में टॉप क्यों माना जाता है। एक का एट्रीब्यूट था थंडर और दूसरे का था वाटर। ये आग के खिलाफ काफी कारगर साबित होती है। जियान जो कि शांति से फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा था, वो इन दोनों की पावर को सेंस करके सरप्राइज फील करता है। वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि इनके पास 8 रैंक की वाइटैलिटी होगी। अटैक्स का नाम होता है हार्ट किलिंग फिंगर पॉइजन हैंड। गनी की ऊर्जा होती है नीले रंग की और वांगशी की सिल्वर एनर्जी थी। ये दोनों डेवास्टेटिंग अटैक जियान के फायर ड्रैगन के ऊपर लॉन्च हो जाते हैं। सुनाई देती है और भी बूमिंग आवाजें। वो ड्रैगन इन दोनों अटैक को चीर फाड़ देते हैं। ऐसा लगता है अटैक्स का सामना करके और भी फिरोशियस हो गए हो। रोर करते हुए फिर से टूट पड़े थे गनी और वांगशी के ऊपर। ड्रैगन्स की वजह से दोनों भागते हुए दिखाई देते हैं। जियान का एक फायर ड्रैगन बना था उसकी एम्परर फ्लेम से और दूसरे के पास होती है उसकी होली फ्लेम की पावर। इन्हें डिस्ट्रॉय करना इतना आसान कैसे हो सकता था। जब गनी से एक और पूंछ टकराती है और मुंह से आह की आवाज के साथ लेफ्ट में चला जाता है। गनी डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलता है क्या चीज है, आखिर इन फायर ड्रैगन्स के पास ऐसी पावर कैसे हो सकती है। भले उसकी 7 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ और 8 रैंक की वाइटैलिटी हो, वो तब भी इन ड्रैगन्स के खिलाफ कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। कुछ ऐसी हालत होती है वांगशी की, वो कहता है फायर ड्रैगन कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वहीं पे अगर हम जियान के ऊपर डायरेक्टली हमला करने की कोशिश करते हैं तो ये ड्रैगन हमारा रास्ता रोकेंगे। जब गनी सब सोच में पड़ा होता है, उसे एक आग का गोला टकराया था। बूम की आवाज के साथ वो पीछे चला जाता है। उसके अब तक बंधे हुए बल चारों तरफ बिखर जाते हैं। फाइट और भी इंटेंस होती जा रही थी। ऐसा लगता है फॉर्मेशन के अंदर ड्रैगन्स के पास अनलिमिटेड एनर्जी हो। ये बिल्कुल थकने का नाम नहीं ले रहे थे। सिचुएशन को ऑब्जर्व करके जियान कहता है ओ अब मुझे समझ में आया। मैंने सोचा नहीं था कि फ्लेम फॉर्मेशन मेरी एम्परर फ्लेम और होली फ्लेम के साथ ऐसा काम करेगी। ये अपने एक और स्तर को ऊपर ले गई है। मैं इस फॉर्मेशन के साथ जो 7 स्टार दूधी मिड स्टेज के एक्सपर्ट्स को दबा के रख सकता हूँ। ऑल्दो फॉर्मेशन से जियान काफी खुश था, बट वो अपनी अटैक को बिल्कुल स्लो नहीं करता है। वो ड्रैगन्स वांगशी और गनी को खूब खरोंचते हैं। बेसिकली अब तो इनके कपड़े ही फटने लगे थे। वांगशी कहते हैं हम और इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। ये फॉर्मेशन हमारी स्ट्रेंथ को खींच रही है। अगर चीजें इस तरीके से चलती रही तो हमारा डिसएडवांटेज बढ़ता ही जाएगा। अगर हम जीना चाहते हैं तो हमारे अगले अटैक को सफल होना होगा। मुझे तुम समय दो। गनी की इस बात को सुनकर वांगशी नोट करता है। फाइनली समय आ गया था जब वो अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करे। जैसे उसने अपने दोनों हाथों से अपने कंधों में प्रेस किया था, इस फॉर्मेशन के अंदर एक हरे रंग की गैस भरने लगती है। हालांकि फ्लेम इसे जला रही थी, लेकिन ये डेंस ग्रीन पॉइजनस मिस्ट काफी ज्यादा जुझारू होती है। इस अटैक का नाम होता है पॉइजन फ्लावर बरियल। जैसे वांगशी हैंडसीज को चेंज करता है, ये हरे रंग की गैस कई पतली पतली पत्तियों को बना लेती है। ये पत्तियां सीधे जाके टकराती हैं ड्रैगन से। गनी भी अपनी लाइफ फोर्स को वांगशी को भेजता है। जब जियान ने इस पूरे सीन को देखा था, उसके चेहरे पे एक स्ट्रेंज स्माइल आ गई होती है। सामने आया था वो होली फ्लेम का ड्रैगन। जैसे उसका जबड़ा खुला था, सारी
सारी जहरीली पत्तियां उसके मुंह में चली गई होती हैं। तुरंत ही फायर ड्रैगन की बॉडी में कुछ मफल्ड बूम बूम की आवाजें सुनाई दी थी, लेकिन ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। और क्योंकि इस अटैक में वांगशा और गनी की लाइफ फोर्स मिली होती है, जैसे ही जियान की होली फ्लेम ने इसे प्योरीफाई किया था, वांगशा और गनी दोनों चीखने लगते हैं। गनी चिल्ला के बोलता है ये कैसी फ्लेम है, ये मेरी लाइफ फोर्स को जला रही है। ऊपर से आती है जियान की आवाज, वो हाथ नीचे करके बोलता है ब्रेक। इस कमांड को सुन के पीछे रह गया एम्बर फ्लेम का ड्रैगन भी होली फ्लेम वाले ड्रैगन के बगल में आ गया था। ये दोनों बनाने लगते हैं टेरिफाइंग मोमेंटम को। ऐसा लगता है इनके अंदर एक एनाहिलेशन की पावर जन्म ले रही हो। हालात को देख के दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा था। फिर बिना हेजिटेशन के एक स्क्रोल को निकालते हैं और इन्हें तुरंत ही क्रश कर दिया जाता है। शुआ की आवाज के साथ लाइट फ्लैश होती है, दोनों के फिगर गायब हो गए थे। जब ड्रैगन्स को अपने टारगेट दिखाई नहीं देते, फॉर्मेशन में उनकी और भी धारणों की आवाज सुनाई देती है। ये देख के जियान अपने हाथ को वेव करता है, वो ड्रैगन्स फ्लेम में बदल के जियान की बॉडी में वापस लौट आए थे। जियान कहता है इन दोनों ने एक्चुअली में यहाँ से भागने के लिए इतनी ज्यादा कीमती स्पेशल स्क्रोल का इस्तेमाल किया। जब म्यूइंग को वापस जियान अपीयर होता हुआ दिखाई दिया था, वो पास में आके पूछती क्या तुम ठीक हो और वो दोनों कहाँ पे हैं। जवाब देने वाले टियानशन थे। टियानशन कहते लगता है उन दोनों ने स्पेशल स्क्रोल का इस्तेमाल किया है। म्यूइंग कंफ्यूजन से भरी आवाज में कहती है स्पेशल स्क्रोल। इस लड़की के पास सच में काफी कम नॉलेज थी। हीरू बताती है स्क्रोल इस्तेमाल करने वालों को थोड़ी दूर तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन स्क्रोल्स को बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता। इस वजह से मार्केट में इनकी कीमत बहुत हाई होती है। क्योंकि अब कोई रास्ता रोकने को नहीं था, जियान अपने फॉर्मेशन स्क्रोल को वापस रखता है। वो जस्ट पीछे मुड़ के जाने वाला था, तभी उसके कानों में किसी की आवाज जाती है। आवाज कहती जियान। पीछे मुड़ने पे दिखाई देता है हमें सूची का ग्रुप। सूची यूरू को देख के तुरंत ही अपने गले लगा लेती है। जियान फायर पॉइजन गर्ल से पूछता है क्या सब कुछ ठीक गया। इस पे फायर पॉइजन गर्ल नोट करती है। वो कहती है सब ठीक है, अब टाइम आ गया सबसे जरूरी काम का। ये सुन के जियान की आंखें भी चमकने लगती है। वो कहते हैं हाँ हमारा इंतजार कर रहा है पर्पल क्रिस्टल पैलेस। जियान और टाइम वेस्ट नहीं करता है। हम इस ग्रुप को जाते हुए देखते हैं पर्पल क्रिस्टल पैलेस की तरफ। सबकी आंखें भरी होती है एंटिसिपेशन से, क्योंकि सबको फीलिंग होती है कि उनका असली चैलेंज वहां पे इंतजार कर रहा होगा। बस इनमें से किसी को पता नहीं था कि इनसे पहले पर्पल क्रिस्टल पैलेस के सामने ऑलरेडी कई लोग इकट्ठे हो चुके हैं। सीन दिखाया जाता है गोंगन आइलैंड के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। ऑफ कोर्स ये जगह होती है पर्पल क्रिस्टल पैलेस। इसके सामने क्राउड इकट्ठा हो रखा था। एक बंदा कहता है हो क्या रहा है, आखिर अब भी कोई अंदर क्यों नहीं गया। आगे उसके काफी भीड़ होती है। वो कहता है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो फिर रास्ता क्यों रोक रहे हो। नेचुरली गोंगन आइलैंड तक पहुंचने वाले सारे पावरफुल लोग होते हैं। जब आगे वाला व्यक्ति पीछे की आवाज को सुनता है वो कहता है तुम जानते नहीं हो कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। इसके बगल में होती एक लड़की, वो भी इस पीछे वाले बंदे की बात को सुनकर थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो कहती है अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो तुम्हें अंदर जाने से कोई रोक नहीं रहा। हमें मालूम पड़ता है कि बोलने वाली और कोई नहीं बल्कि 10,000 सोर्ड सैक की होंगचियान थी। और उसके साइड में होता है सोंगयू। सोंगयू होंगचियान से बोलते चैनर तुम क्यों इन लोगों को भड़का रही हो। यहाँ इकट्ठे हुए लोगों में कई लोग होंगचियान और सोंगयू को पहचानते नहीं थे, लेकिन उसके जानने वाले भी कई थे। जब कोई सोंगयू की आवाज को सुनता है उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं रुको, ये तो वन जियानमन से है। वन जियानमन मतलब सुप्रीम सोर्ड सैक। सोंगयू बस पावरफुल नहीं था बल्कि उसका टेम्परमेंट और लीडरशिप स्किल्स ये उसे एक रिस्पेक्टफुल फिगर बनाते थे। यहाँ पे मामला चल ही रहा होता है, तभी पीछे से एक भारी सी आवाज सुनाई देती है। आवाज कहती है सीनियर ब्रदर सोंग, अगर वो इनहेरिटेंस पर्पल क्रिस्टल पैलेस के अंदर मौजूद है तो आप अब तक अंदर क्यों नहीं गए। ये बोलने वाला फेंग होंग था। फेंग होंग को देख के सोंगयू खुश हो गया था। वो कहता है फेंग होंग तुम सच में सही समय पे पहुंचे। अजीब से वातावरण को सेंस करके फेंग होंग भौं से घूर के बोलता है क्या हुआ। सोंगयू बताता है कि हम यहाँ पे पहले आने वाले नहीं है, हम असल में और जगहों को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने कुछ अनयूजुअल फील किया। फेंग होंग बोलते अनयूजुअल। होंगचन बताते पर्पल क्रिस्टल पैलेस, इसका दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। ये सुन के जब फेंग होंग ने देखा था सामने की तरफ, ये बात सच होती है कि दरवाजे खुले हुए थे। वो बोलता है क्या कोई पहले से ही अंदर जा चुका है। फाइनली सोंगयू साइड की तरफ पॉइंट करता है। वो कहता है हाँ, और अंदर जाने वाले सभी मारे गए हैं, पास में बेजान शरीर पड़े होते हैं। अब तक यहाँ पे पिल वैली का मैंगफे ही पहुंच गया था। वो तुरंत ही आगे आके बोलता है मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, मुझे इसे चेक करने दो। मैंगफे की एल्केमिस्ट रोब्स को देख के लोग तुरंत ही उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। इस जगह फेंग होंग सोंगयू से पूछता है क्या हुआ। सोंगयू को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो अपने सिर को हिलाता है। ये देख के फेंग होंग और डूजन दोनों की पहुंच से कुड़ गई थी। फेंग होंग कहता है तुम्हें भी नहीं पता तो आखिर ये सब मरे कैसे हैं। ये सुन के सोंगयू कहता है पॉइंट यही है, इनकी मौत के कारण को कोई भी समझ नहीं पा रहा है और यही कारण है जिसकी वजह से किसी
किसी की अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। बस हम इतना जानते हैं कि ये लोग जैसे ही अंदर गए थे, जाने के कुछ ही मोमेंट्स के बाद इनकी लाइफलेस डेड बॉडीज को बाहर फेंक दिया गया। ये सुन के फेंगहोंग और लूजन की चिल फैल गई थी। लूजन कहता है ये तो डरावना है, ये पर्पल क्रिस्टल पैलेस इन रूइंस का सबसे बड़ा खजाना था, लेकिन इसके इतनी कीमती होने के बाद भी अब लोगों की इसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो बिट मेंशन का हुआ इलेक्शन आगे बढ़ के बोलता है कि अंदर सच में कोई स्ट्रेंज फोर्स मौजूद है। अब तक उन डेड बॉडीज को मैंगफे भी चेक कर चुका था, लेकिन उसे पता नहीं चलता एग्जैक्टली इनकी मौत कैसे हुई। मैंगफे कहता है इनके शरीरों में कोई चोटों के निशान नहीं है, वहीं पे इनकी सोल और दुकी ये भी सही सलामत लग रहे हैं। या सोल का मतलब है सोल पावर। बस बात ऐसी है कि इनके अंदर जीवित होने के निशान नहीं बचे हैं। मैंगफे जैसे हाई लेवल एल्केमिस्ट की बात को सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन इनमें से कोई नोटिस नहीं कर पाता इन सारी कॉर्प्सेस के चेस्ट एरिया के ऊपर जहाँ दिल होता है उसके ऊपर एक छोटा सा निशान था। डर की वजह से लोगों के बीच में पैनिक फैलता है। एक बंदा कहते हैं हम अब क्या करें, यहाँ तक आने के लिए हमने इतने बलिदान दिए हैं, अब क्या हम खाली हाथ लौटेंगे? नहीं, ये मैं सह नहीं सकता हूँ। लोगों के बीच में भुनभुनाने की आवाजें गूंजने लगती है। अभी पीछे से एक और मिडिल एज मैन आया था। लगता है ऐसे सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं होता। वो कोल्ड आवाज में कहता है मूर्ख लोग, रियल ट्रेजर अंदर मौजूद है और तुम में से किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अगर ऐसी बात है तो उसे मैं ले लेता हूँ। बिना हेजिटेशन के वो चला गया था पैलेस के अंदर। उसकी आंखें लालच से भरी होती हैं और लोगों के अंदर एंटर न करने की वजह से उसके दिमाग में पहले ही फैंटेसी चल रही होती हैं। सोने पे सुहागे वाली बात ये थी कि उसे रोकने की कोई कोशिश भी नहीं करता। आफ्टर ऑल पर्पल क्रिस्टल पैलेस के अंदर कैसा डेंजर मौजूद है ये किसी को पता नहीं था। जैसे ही व्यक्ति अंदर जाता है पैलेस के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, 1 2 3 4 5 मिनट हो जाते हैं, लेकिन अब भी अंदर से कोई मूवमेंट सेंस नहीं करी गई थी। वो इलेक्शन बोलता है क्या हुआ। वो सवाल की तलाश करता है सोंगयू को देख के। ये सुन के सोंगयू अपने कंधे फैला के बोलते हैं मुझे क्या देख रहे हो, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सोंगयू के मुंह से वर्ड्स बाहर आए थे तभी पैलेस के अंदर आग की आवाज के साथ किसी की दर्दनाक आवाज बाहर आती है। वो भारी भरकम से दरवाजे हल्के से खुलते हैं और इसमें से मिडिल एज मैन की डेड बॉडी को बाहर फेंका जाता है। जो उम्मीदें कुछ समय तक लोगों के दिल में फिर से जलने लगी थी अब वो फिर से बुझ जाती हैं। मैंगफे अपनी सबऑर्डिनेट से बोलता है इसे कैच करो और मेरे पास लाओ। उसका एक्सप्रेशन ग्रेव थे। उसे भी अच्छे से पता होता है कि जिन जगहों पे असली खजाने मौजूद होते हैं वहाँ खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। जब मैंगफे उस बॉडी को चेक करता है वो पाता है कि इसका खून अब भी गर्म था, लेकिन जिंदगी के कोई साइंस नहीं थे। अंदर जो भी हुआ वो अब भी मिस्ट्री रहती है। मैंगफे फ्रस्ट्रेशन से भरी आवाज में कहता है हो क्या रहा है। सोंगयू भी बगल में आ गया था। वो पूछता है कुछ मालूम पड़ा। इसमें मैंगफे ने अपने सिर को हिलाया था। मैंगफे कहता है कोई भी विक्टिम किसी भी तरीके से चोटिल नहीं है और यही इनके बारे में सबसे बड़ी मिस्ट्री है। ये सुन के एक ईरी साइलेंस फैल जाता है। भले ही सामने ऐसी ओवरवेलमिंग टेम्पटेशन हो, लेकिन जब डर होता है मौत का लोगों के दिल में हेजिटेशन जन्म लेने लगी थी। ये शांति कुछ मिनट तक बनी रहती है। जब कुछ लोगों से अपने दिल संभाले नहीं जा रहे थे तभी सबके कान में एक प्यारी सी आवाज आती है। वो आवाज कहती है मैं ट्राई करती हूँ। हम देखते हैं लड़की को आगे बढ़ते हुए जिसके एक हाथ में छाता होता है। उसका फिगर सच में किसी पेंटिंग की तरह लग रहा था। जब होंगशियान इस लड़की को देखती है वो कहती है ये तो हार्टलेस वैली से है। जब लोगों को होंगशियान की आवाज सुनाई देती है सबके चेहरों पे सरप्राइजेस अपीयर हुए थे। एक बंदी कहती हार्टलेस वैली, मैंने सुना है पूरी हार्टलेस वैली में बहुत कम डिसेबल्स हैं और उन्हें तो एकदम इंडिफरेंट और इमोशनलेस होना चाहिए, फिर वो इस मामले में क्यों इन्वॉल्व होना चाहेंगे। इन सबके डाउट सही थे। आखिरकार जो भी हार्टलेस वैली में एंटर करना चाहता है उसे अपनी सारी भावनाओं को त्यागना होगा। बिल्कुल पूरी तरीके से हार्टलेस होने के बाद ही हार्टलेस वैली की सुप्रीम टेक्निक्स को कल्टिवेट किया जा सकता है। इस वजह से हार्टलेस वैली के लोग उन 7 इमोशंस और 6 डिजायर्स को पोजेस नहीं करते। वो छाते को पकड़ी हुई लड़की कुछ इस स्टेप्स में अपीयर होती है उन डेड इंडिविजुअल्स के सामने। फिर उसने स्टोरिंग से कुछ ग्लव्स बाहर निकाले थे और वो एक एक करके उन मृत शरीरों को चेक करने लगती है। जब मैंगफे जैसे एल्केमिस्ट के सामने कोई ऐसे बिहेव करने की कोशिश करता है मैंगफे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है ये औरत क्या ये बस दिखावा कर रही है, ये उसे भी डेड बॉडीज में से कोई कारण मालूम नहीं पड़ा था तो फिर लड़की क्या समझ पाएगी। तभी हमारा ध्यान जाता है उस गो बिंगशुई की तरफ। ऑफ कोर्स बिंगशुई नाम होता है इस लड़की का। वो कहती है अजीब बात है। जिस उनके पीछे खड़ा मैंगफे स्माइल के साथ बोलता है तो मैं यहाँ पे फालतू में एफर्ट्स बर्बाद नहीं करने चाहिए। मैं पहले इन्हें चेक कर चुका हूँ, उनकी मौतें कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से हुई हैं। जैसे बिंगशुई के लिए मैंगफे इनविजिबल हो वो उसे पूरी तरह से इग्नोर मार देती है। चारों तरफ भी भुनभुनाने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। ये देख के सोंगयू हाथ उठा के बोलता है साइलेंस। एक कोल्ड स्नॉट करके मैंगफे भी पीछे हट जाता है। फिर से शांति को पाके बिंगशुई अपनी तहकीकात को शुरू करती है। लेकिन जो चीज मैंगफे को मालूम पड़ रही थी वही उसका रिजल्ट होता है। वो किसी की भी बॉडी से कोई भी इंजरी सेंस नहीं कर पाती। बिंगशुई सिर को हिला के बोलती इंटरनल इंजरीज। सीन चलता रहता है कुछ और सेकंड्स तक। तभी उसकी उंगलियां एक बंदे के चेस्ट एरिया पे प्रेस होती हैं। तुरंत ही उस डेड बॉडी के सीने पे
एक छोटा सा मार्क अपीयर हुआ था। ये बहुत छोटा, लगभग ना दिखने वाला स्कार था जो सीधा दिल के ऊपर किया गया है। इस चीज को पीछे खड़े सोंगी और बाकी लोग भी सेंस करते हैं। सोंगी बोलते इतना छोटा स्कार, अगर हम इसे ध्यान से नहीं देखना चाहें तो कोई इसे नोटिस नहीं करेगा। वो हाथ कप करके बोलता है, मिस बिंगशुई, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद भी बिंगशुई की आंखें कोल्ड रहती हैं। वो इमोशनलेस आवाज में कहती, इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, ये चीज इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। बिंगशुई की शार्प सेंसेस बता रही थी कि इस छोटे से निशान के नीचे एक सिनिस्टर चीज मौजूद है। बिना हिचकिचाहट के बिंगशुई अपने हाथ में एक लाइफ फोर्स का ब्लेड बनाती है और इससे उस बंदे के सीने को खोल दिया गया था। जब लोग ऐसे सीन को देखते हैं, कुछ लोग खुद को ये कहने से रोक नहीं पाते कि हार्टलेस वैली के लोग सच में हार्टलेस होते हैं, मतलब उनके पास कोई दिल नहीं होता एक डेड बॉडीज को इस तरीके से खराब करना। एक लड़की बोलती है, मैंने सुना था हार्टलेस वैली के लोग सच में कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आज ये देख के मैं समझ भी गई हूँ। लगता है इन सभी की आवाजों से बिंगशुई फिर से डिस्टर्ब हो गई थी। वो कोल्ड आवाज में कहती, क्या तुम सबकी बकवास हो गई? ये सुन के बोलने वाले फ्यूरियस हो गए थे, लेकिन बिंगशुई इन पर ध्यान नहीं देती। वो कहती, अगर मैंने इस डेड बॉडी को ओपन नहीं किया होता तो तुम लोग कभी समझ नहीं पाते कि इसकी जान क्यों गई। फाइनली वो सबको इग्नोर करके अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। उस व्यक्ति का खुला हुआ सीना जब थोड़ा और ओपन किया जाता है, लोगों के चेहरों पर शॉक अपीयर हुए थे। स्पेशली मैंगफे अपने मुंह को हाथ से कवर करके बोलता है, समखना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिंगशुई कहती है, तुमने बस सोल परसेप्शन का इस्तेमाल किया और ये काफी नहीं होता। उस डेड बॉडी के सीने में मौजूद था कुछ मिस्टीरियस ब्लैक सब्सटेंस। इस काले पदार्थ को देख के सोंगयू भी चिल फील कर रहा था। वो कहता है, ये क्या चीज है? बिंगशुई कहती है, इस व्यक्ति का दिल। लगता है पहले इसमें ऐसा क्रीचर मौजूद है जो लोगों के दिल को चुरा रहा है। फिर उस ब्लैक सब्सटेंस की तरफ पॉइंट करती है। बिंगशुई कहती है, ये एक तरीके का जहर है जो मिसिंग हार्ट की जगह पर रखा गया है और यही कारण है जिसकी वजह से तुम में से किसी ने इस एनोमली को सेंस नहीं कर पाया। ये सुन के मैंगफे को थोड़ी शर्म आ रही थी। सोंगयू खुद को इस समय जैसे शांत रख पा रहा था। वो पूछता है, हमें क्या करना चाहिए? बिंगशुई की नजरें जाती हैं पैलेस की तरफ। वो कहती है, हम अंदर जाते हैं। अंदर चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके लिए भी एक 7 स्टार दोदी की जान लेना ये इतना आसान नहीं होगा। बिंगशुई के वर्ड्स को सुन के पीछे खड़े एक्सपर्ट्स हेजिटेट करने लगते हैं। वो कहते हैं, एक 7 स्टार दोदी, लेकिन हम में से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। जब सिचुएशन खराब हो रही होती है और लोगों को कोई समाधान नहीं मिल रहा था, एंट्री होती है एक और ग्रुप की। इनमें से आगे चल रहा बंदा बोलता है, रुको, हमें पहले इस ब्लैक सब्सटेंस से डील करना चाहिए। जब लोग इस जानी पहचानी आवाज को सुन के पीछे मुड़े थे, उन्हें दिखाई देता है जियान का ग्रुप। जियान के ग्रुप के पीछे वांगशे गुनी और एस्ट्रोलॉजी वैली की शिंगटा की होती है। मैंगफे का मूड पहले ही खराब था। वो जियान से कहता है, जियान, तुम जिन चीजों को समझते नहीं हो उनमें अपनी तुम्हें नाक नहीं घुसानी चाहिए। खैर इस मैंगफे को जियान पूरी तरीके से इग्नोर मारता है। वो पहुंचता है बिंगशुई के बगल में। वो कहता है, जो भी ब्लैक सब्सटेंस है, सबसे पहले इसे डील करने का तरीका ढूंढना जरूरी है। जब अचानक से एक और बंदा इंटरवीन करता है। बिंगशुई भौं उठा के बोलती है, क्या हुआ? तुम इतने बड़े दयालु क्यों बन रहे हो? मतलब उसने बोला था सेंट। जियान कहता है, सेंट नहीं, मुझे वो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक बोलते बोलते उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जियान आगे कंटिन्यू करता है, मैं बस ये चाहता हूँ जब हम पैलेस में जाएं तो हमें कम से कम दोनों तरफ से हमलों का सामना ना करना पड़े। क्यों हार्टलेस वैली की गो बिंगशुई, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिंगशुई जियान को कुछ समय तक घूरती रहती है, फिर वो नोट करके बोलती है, तुम्हारी इच्छा हो वो करो, लेकिन पहले एक चीज कहना चाहूंगी, यहाँ मौजूद जिसकी स्ट्रेंथ भी 7 स्टार दूरी तक नहीं पहुंची है, उसका अंदर जाना बिल्कुल व्यर्थ है। वो अपनी लाइफ को खो बैठेंगे और इसमें तुम्हारे लोग भी आते हैं। ये सुन के जियान अपने सिर को हिलाता है। उसके कंधे पे अपीयर होता है एक छोटा सा क्रीचर। जियान बोलता है, ये जरूरी नहीं है। जैसे ही जियान के कंधे पे सिल्वर लाइट माउस अपीयर हुआ था, उसके मुंह से कुछ अजीब सी आवाजें बाहर आती हैं। ये भी चिट्टर चट्टर की साउंड्स सभी के कानों में गई थी। आगे जो हुआ था उसने सबको बहुत चक्का कर दिया होता है, क्योंकि अगले पल में नीचे पड़ी वो डेड बॉडीज अचानक से मूव करने लगती हैं। ऐसे सीन को देख के लोगों के बीच में पैनिक फैल जाता है। एक बंदा कहता है, व्हाट द, आखिर ये लोग जिंदा क्यों हो रहे हैं? और इनकी स्ट्रेंथ ये कम से कम एक रैंक से ऊपर जा चुकी है। समखना, ये दोबारा जिंदा हो चुकी कॉर्पसेस जिनकी स्ट्रेंथ 6 स्टार दूधी की लेट स्टेज तक थी, वो पीक तक पहुंच चुकी होती हैं और लोग इससे प्रेशर फील करते हैं। लेकिन अभी ये बातें चली रही होती हैं, तभी इन सभी डेड बॉडीज के सीने में जो काला पदार्थ मौजूद था वो बहुत तेजी से इरप्ट हुआ था। ये इनकी पूरी बॉडी को ढकने लगता है। बस जियान को भी इसका इंतजार था। वो कहता है, डेटोनेट। तुरंत ही जियान की पैरों से होकर एक फ्लेम इन सारी डेड बॉडीज के अंदर गई थी और फिर सुनाई देती है बैंग 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 की आवाजें। ये सब शरीर जल के राख हो जाते हैं। अपने चेहरे पे काम एक्सप्रेशन को लेकर जियान मुड़ता है अपने ग्रुप की तरफ। वो कहता है, अब हम अंदर जा सकते हैं। इस सीन को देख के बिंगशुई अपने सिर को हिलाती
आती है। वो कहती है तुम सच में रूथलेस हो। भले जियान ने यहाँ पे निर्दयता दिखाई हो, लेकिन इस जगह पे इकट्ठे होने वाले लोग समझ गए थे कि अगर सारे 7 स्टार दूधी या उससे ऊपर वाले एक्सपर्ट्स इस पैलेस के अंदर चले जाते तो फिर जब ये डेड बॉडीज दोबारा जिंदा होती, इनका सामना करने वाले लोग बहुत कम बचे थे और फिर होता असली कत्लेआम। जियान ने इन सभी डेड बॉडीज को तबाह करके सबकी जान बचा ली थी। जियान औरों की तारीफों को सुनने का इंतजार नहीं करता, वो सबसे पहले अपने ग्रुप को लेके अंदर चला जाता है। ये देख के सोंगी और होंगचान भी आगे बढ़े थे और इनके पीछे बाकी के सुपर सैक के मेंबर्स होते हैं। जैसे म्यूफंग उस पर्पल क्रिस्टल पैलेस के गेट के पास पहुंचता है, उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है। म्यूफंग कहते हैं जगह बहुत स्ट्रेंज है, हो सकता है कोई चीज हमें देख रही हो। और सोंगी जो कि सोर्ड सैक का मेंबर था, उसकी भी सेंसेस पैनी होती हैं। जब वो देखता है कि उससे पहले म्यूफंग ने इस खतरे को सेंस किया, सोंगी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। म्यूफंग के साइड में आता है फेंग होंग और पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। जवाब देते हुए म्यूफंग बोलता है इस फीलिंग को मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अंदर कोई चीज मेरी यिन यांग टेक्निक से रेजोनेट कर रही है। फेंग होंग ने सुन के नोट किया था। रूइंस में घुसने से पहले गेट के ऊपर म्यूफंग ने यिन यांग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, वो सबके सामने थी। फेंग होंग कहते हैं यिन यांग टेक्निक्स ग्रेट 1000 वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस टेक्निक्स में से एक है, इनकी मिस्ट्रीज अब भी बनी हुई है। सीन जाता है जियान की तरफ। वो लेंग फुया से पूछता है क्या तुमने कोई सेंस किया। लेंग फुया सिर हिलाती है। वो कहती है जगह बहुत बड़ी है, अंदर क्या क्या मौजूद हो सकता है ये मेरी सोल परसेप्शन के भी बाहर है। जब पीछे चल रहे गनी और बांगशे जियान को सबको लीड करते हुए देखते हैं, उनके एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। गनी बोलते हैं हम जियान मैं देखना चाहूंगा कि इस बार तुम कैसे सरवाइव करोगे। असल में वांगशे और गनी ये दोनों ची हाउचिंग के साथ मिल चुके थे। एक लिली जियान के लिए परेशानी खड़ी करेंगे। अब तक ये लोगों का समूह दरवाजे के सामने आ चुका था, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। ग्रुप में फैल जाता है एक अजीब सा साइलेंस। पीछे से एक बंदा बोलता है अंदर जाओ, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया था। लोग 7 स्टार दूधी की स्टैंड को पोजेस करने के बाद भी हेजिटेट करते हैं। तभी जोश की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज थी बिंग शुई के छाते को बंद करने की। फिर वो जमीन को हल्का सा प्रेस करके सीधा एंट्रेंस के अंदर चली गई थी। जब जियान इस लड़की के एक्शन को देखता है, वो आंखें नैरो करके बोलता है क्या ये कुछ जानती है। जिस तरीके से उसने उन डेड बॉडीज के अंदर के काले पदार्थ को पहचान लिया था, लगता है हार्टलेस वैली कुछ राज छिपा रही है। जियान कहते हैं म्यूफंग लेट्स गो, बाकी के लोग यहीं पे रहो। वो सीधा बिंग शुई के पीछे शूट हो जाता है। ये देखे फेंग होंग, सोंगयू, गनी और बाकी के 7 स्टार दो एम्पर्स एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अल्टीमेटली ये भी जियान को फॉलो करते हैं। सबको पता था कि रूइंस की फाइनल स्टेज है और अगर वो सबसे कीमती खजाने को हासिल करना चाहते हैं तो फिर इस रेस को लेना होगा। जियान को आगे जाते हुए देख यूरू के चेहरे पे चिंता दिखाई देती है। उसने जानबूझ के बाकियों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ रुकने के लिए बोला होता है। ये देख के चिंगशिंग कहती है चिंता मत करो, जियान की स्टैंड को हम पहले ही देख चुके हैं और मुझे लग रहा है वो अभी अपने कई कार्ड को छिपा रहा है और तो और म्यूफंग भी उसके साथ है। मुझे लगता है उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीन शिफ्ट हुआ था, हमें सुनाई देती है स्क्वीक की आवाज। ये सब उस भारी भरकम से गेट को खोल के पर्पल क्रिस्टल पैलेस के अंदर चले गए होते हैं। जब नजारा हमें अंदर का दिखाया जाता है, ऐसा लगता है इस क्रिस्टल पैलेस के अंदर एक पूरा सेक्ट बसा हो। ये एंट्रेंस गेट बना होता है एक अजीब से मटेरियल से। म्यूफंग पीछे सेंस करके बोलता है हमारे लिए पीछे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। ये सुन के लोगों ने सलाइवा गटका था क्योंकि इन सभी के गले सूख चुके थे। पीछे से कोई बोलता है जगह ये इतनी क्रीपी क्यों है, अंदर कैसे ऑमनस एटमॉस्फेयर की वजह से सारे लोग एकदम अलर्ट मोड में होते हैं। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो तुरंत एक्शन ले पाएंगे। बस इसी पल एक डार्कनेस इन सब के ऊपर हमला करती है। ये भयानक सा अंधकार इतना घना था कि लोग अपने हाथों को भी नहीं देख पाते। जियान जिसके पास सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी, वो उन चीजों को भी सेंस कर पाता है जो दूसरों के बस के बाहर थी। जियान कहते हैं ये ऑरा ये अनयूजुअल है। उसके हिसाब से चारों तरफ कोई 100 मीटर का स्पेस इस डार्क ऑरे से घिर चुका होगा। सुनाई देती है बिंग शुई की चेतावनी। वो कहती है ध्यान से आगे बढ़ो, डेंजर हमारे करीब आ चुका है। न चाहते हुए भी अब लोग पैनिक करने लगते हैं। एक लड़की कहती है क्या मूनलाइट फेरी ने उन रियून्स को हमारे भले के लिए नहीं बनाया, आखिर यहाँ पे इतनी टेरिफाइंग चीजें एग्जिस्ट क्यों करेंगी। ये सुन के गनी कोल्ड आवाज में कहता है हाँ, आखिर कौन ही जानता है कि फेरी मूनलाइट क्या सोच रही थी और ना ही हमें उनकी मौत के कारण के बारे में पता है। इस वजह से उनकी इंटेंशंस के बारे में तुम्हें क्या पता होगा। जब वो ये कह ही रहा था, सुनाई दी है जान की शिश की आवाज। सब लोग तुरंत ही शांत हो जाते हैं। अब जब कोई शोर करने वाला नहीं था, डार्कनेस से भरे एरिया में एक ड्रिफ्ट का साउंड सुनाई देता है। कोई चीज नीचे गिरी थी। सोंगयू जिसका एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे, वो चिल्ला के बोलता है कौन है यहाँ पे। गिरने वाली चीज होती है फेंग होंग की साइड में। जब फेंग होंग अपने हाथों से चेक करता है, वो पाता है कि एक एक्सपर्ट है। फेंग होंग कहता है तुम्हारे ऊपर हमला किसने किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। वो गिरा हुआ व्यक्ति वहीं पे जमा सा रह जाता है। लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। जब फेंग होंग और कोई सवाल पूछने वाला था, जियान कहता है कोई फायदा नहीं, वो पहले ही मर चुका है। यहाँ तक बोलते बोलते जियान की आवाज भी एकदम सीरियसनेस से भर जाती है। वो कहता है लेकिन इस बार उसकी डेथ बाहर के लोगों से अलग तरीके से हुई है। इस बार कोई चीज इसके दिल के आर पार हो गई है। ये सुन के मैंगफी का चेहरा अगली हो जाता
है। वो कहता है क्या? जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके फेंग होंग से उस डेड बॉडी को लेता है। जब वो उसके हार्ट एरिया को देखता है, जियान कहता है इसका हार्ट ये मिसिंग है। द सेम टाइम जियान की नजरें इस अंधकार में एक जगह के ऊपर जाती हैं। जियान की आंखों में एक लाइट फ्लैश हुई थी। जब बिंगशुई जियान की ऑरा में से बदलाव को सेंस करती है, उसकी भी भौहें सिकुड़ जाती हैं। लगता है दोनों को किस चीज के बारे में मालूम पड़ गया था। आई नो मिस्ट्री काफी गहरी लग रही है, इस वजह से चलो हम इन लोगों को सोचने का समय देते हैं, फिर हम इस राज को खोल रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगला पार्ट एकदम सरप्राइजेस से भरा होगा। वैसे सरप्राइजेस तो इसमें भी कम नहीं थे। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में लिख के बताना। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको ऐसे मिस्ट्री से भरे एपिसोड्स पसंद आते हैं, और क्या हमें अपनी स्टोरी एक्सप्लेनेशन की टोन ऐसी रखनी चाहिए या कुछ बदलाव की जरूरत है। डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं करा जा रहा है तो डोंट वरी, हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ओपन है। आप उसे ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस वीडियोस का फायदा उठा सकते हो। ये अर्ली एक्सेस वीडियोस शाम को अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे आपको आगे का कंटेंट पहले ही देखने को मिलता है। हमारे सारे मेंबर्स के लिए अवेलेबल होता है अगले दिन का एपिसोड शाम को। वहीं पे जिनका लेवल होता है इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर, वो परसों की वीडियो को भी आज ही देख पाते हैं। हालांकि हम इमोर्टल गॉड्स के लिए भी तीसरी कैटेगरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हाल फिलहाल उन्हें तीसरा वीडियो भी मिल रहा है, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट काम है। खैर ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज पे। हम करते हैं वीडियो को ये पे क्लोज। अंटिल देन टाटा बाय बाय।